एयर ट्रांसेट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समा था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं था, पर जहाज में एक ऐसी चीज़ थी जो कुछ ही टाइम में पूरी की पूरी कंडीशन को चेंज करने वाली थी। दोस्तों, यहाँ 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर दूर दूर से देखने पर भी कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पायलट को अचानक पता चलता है कि जहाज़ का फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म होने का एक ही मतलब है और वो है मौत। दोस्तों, ये वाक़या पेश आया था 23 अगस्त 2001 टोरंटो पेरसन एयरपोर्ट पर। एयर ट्रांसेट एयरलाइन की एयरबस A330 टोरंटो से लिस्बन जाने की तैयारी कर रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया और इसके बाद पैसेंजर्स की बोर्डिंग का काम शुरू किया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और इसके अलावा 2 पायलट्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर्स के रॉबर्ट पिच थे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि दूसरा पायलट 28 साल डर्क डेजिकर थे, जिनके पास भी 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने यही जहाज एयरबस 330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो वो उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात करें तो ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट्स चेक कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे की तरफ ले गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की तरफ किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह के लॉन्ग फ्लाइट्स में पायलट्स का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट के जरिए हो रहा होता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी अपडेट और लोकेशन से आगाह करते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे हो चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर्स कैबिन में ज़्यादातर लोग रात होने के चलते सो चुके थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो टाइम था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी राइट वाले इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, जबकि ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो शो कर रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स पहली बार अपने कैरियर में देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, तो पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांसेट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस अजीब सिचुएशन के बारे में बताया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज़ के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन परवाज़ में किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं था। पायलट्स ये सोच कर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर होगा जो ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। अब नॉर्मली ये मसला इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग की तरफ जाना शुरू हो गया और मिनटों में दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को भी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरा जहाज़ में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बात मामला सीरियस हो चुका था कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्टुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहाँ टेरेसा नामी जगह पर एयरपोर्ट मौजूद है।
कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मरियाना से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंडिंग करना चाह रहे हैं। पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं हुआ था कि इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 kg। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% हिस्सा था और वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, कहीं से कोई फ्यूल लीक हो रहा है। तो ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो जहाज़ की ट्रेलिंग एज यानी जहाज़ के विंग के पिछले हिस्से को जाके मॉनिटर करे। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूर वहाँ से कोई इंडिकेशन मिल जाएगा, पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल सका। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनटों में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को क्लियर हो गया था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से तो लीक कर रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बाकी था, जिससे उस एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज़ को 39,000 से 20,000 फीट तक लेकर आए, जिस पर कैप्टन ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गई तो जहाज़ को वापस से ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। इनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी था। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज़ के राइट वाले इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज़ में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को जैसे खौफ के बादलों ने घेर लिया हो। जहाज़ में अब सारे 4 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन में जहाज़ का क्रूज़ करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टेरेसा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज हो गई और फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थे। जहाज़ जो भी टेरेसा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 kg का फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज़ का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। यहाँ पर कैप्टन का जहाज़ 20,000 फीट तक ड्रॉप न करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज़ के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से जहाज़ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी जल गया। खुशकिस्मती से जहाज़ का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल गया, जो एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट चल सकें। अब टेरेसा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज़ 30,000 फीट तक नीचे आ गया और कैप्टन को यह डिस्टेंस जहाज़ को ग्लाइड करके पूरा करना था। पैसेंजर्स कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज़ एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से भी मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर्स को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पर डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज़ का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था और अगले 15 मिनटों में या तो जहाज़ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टेरेसा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पायलट ने जहाज़ को वहीं एक 360 चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस इतना ही था जितना कि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, पर इतना भी नहीं था कि एक और 360 चक्कर लगवाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज़ की पोजीशन रनवे की सीध में की और इसको एस टर्न करवाया। एस टर्न की वजह से जहाज़ का रनवे से डिस्टेंस मज़ीद बढ़ गया और इसको एल्टीट्यूड कम करने का मज़ीद टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में ये लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज़ ओपन हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था
आखिर एक जोरदार झटके से प्लेन रनवे पर लगा। 12 में से 8 टायर्स बर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आई, लेकिन फिर भी वो स्किड करता रुक गया। प्लेन रुकते ही उसमें लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन से काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट असल में किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई, जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाक़े के बाद ही एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता चल सकेगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पेज और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजकर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।